किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, दूरदर्शन किसान पर कार्यक्रम हेलो किसान देखना शुरू कर चुके हैं आप, और मैं हूं आपके साथ पुलकित शुक्ला। हेलो किसान एक ऐसा कार्यक्रम जिसके माध्यम से हम खेती से जुड़े हुए कुछ एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करते हैं, जिसमें उस खेती किसानी में जुड़े हुए तमाम ऐसे विषय होते हैं जिसमें किसान भाइयों को समस्या आ रही होती है। उन समस्याओं का समाधान करने के लिए हेलो किसान कार्यक्रम में हम आते हैं, और कुछ एक महत्वपूर्ण विषय होते हैं जिसके जरिए उन समस्याओं का समाधान आपका किया जाता है। लेकिन जैसे ही इस कार्यक्रम का नाम है हेलो किसान, यानी कि आपकी भूमिका इस कार्यक्रम में बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। आप अपने सवाल, अपने संशय या समाधान आपके जो आपको जानने होते हैं वो आप इस कार्यक्रम के जरिए जान पाते हैं। हेलो किसान के कार्यक्रम में हर संस्करण में हम अलग अलग विषय पर चर्चा करते हैं और अलग अलग समस्याओं का समाधान करते हैं। खेती किसानी में हो रही समस्याओं का समाधान करना बेहद आवश्यक हो जाता है, इसलिए हेलो किसान कार्यक्रम को हम लेकर आपके सामने हाजिर होते हैं। आज ऐसा कौन से विषय है जिसके जरिए हम आप तक उन तमाम सवालों का समाधान करेंगे, तमाम समस्याओं का समाधान करेंगे? आइए जानते हैं कि हेलो किसान कार्यक्रम में आज कौन से विषय पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। आज सबसे पहला विषय जो रहेगा उड़द मूंग की खेती। इस खेती को लेकर क्या कुछ विशेष है, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, और साथ ही सेब के बागों का रखरखाव कितना महत्वपूर्ण हो जाता है और किन बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए, इन दोनों विषयों पर आज हम महत्वपूर्ण तरीके से चर्चा करेंगे। हर एक बारीक बातें आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे, और इसके अलावा कोई आप बात या कोई आपके मन में सवाल है इन दोनों विषय से जुड़े हुए, तो आप सीधा टोल फ्री नंबर का इस्तेमाल कर इस कार्यक्रम से जुड़ सकते हैं, अपना सवाल पूछ सकते हैं। टोल फ्री नंबर आप नोट कर लीजिए 1800-113060, 1800-113061। लेकिन फोन करते समय एक चीज का विशेष रूप से आप ध्यान रखें कि आपके टेलीविजन की आवाज कम हो, ताकि एक बेहतर संवाद स्थापित हो सके, और आपके फोन में पर्याप्त नेटवर्क हो ताकि बातचीत करने में कोई दुविधा उत्पन्न ना हो और आपकी समस्या का बेहतर तरीके से समाधान किया जा सके। इसके अलावा आप हमें व्हाट्सएप और ईमेल के जरिए भी अपने सवाल भेज सकते हैं। आप हमारा व्हाट्सएप नंबर नोट कर लीजिए। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8800520717। व्हाट्सएप करते समय किसान भाई चीज़ का विशेष रूप से ध्यान रखें कि आप किस जगह से आप मैसेज कर रहे हैं, उस जगह का नाम और अपना नाम लिखना ना भूलें। साथ ही आप हमें ईमेल के जरिए भी अपने सवाल पहुंचा सकते हैं। आप हमारी ईमेल आईडी नोट कर लीजिए। हमारी ईमेल आईडी है hellokisan2015@gmail.com। आपके सवालों का हमें बेसब्री से इंतजार रहेगा। इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। अब इन दोनों विषय से जुड़े हुए जो खास एक्सपर्ट हैं, जो आपकी समस्याओं का समाधान करेंगे, एक बार उनसे भी आपको मिलवा दिया जाता है। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर विशाल त्यागी। सर, आपका स्वागत है। आप वैज्ञानिक हैं, शस्य विज्ञान संभाग, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, पूसा, नई दिल्ली से। इसके अलावा आज हमारे जो दूसरे मेहमान हैं वो स्काइप के माध्यम से हमारे साथ जुड़ गए हैं, डॉक्टर वसीम हसन रजा हैं। सर, आपका भी बहुत स्वागत है। आप वैज्ञानिक हैं, केंद्रीय सत्यशोधन बागवानी संस्थान, श्रीनगर, कश्मीर से। तो चर्चा की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात करेंगे उड़द मूंग की खेती के बारे में। डॉक्टर विशाल त्यागी जी का रुख लेते हैं। डॉक्टर विशाल जी, उड़द मूंग की खेती की अगर हम बात करें तो खरीफ सीजन की प्रमुख फसलों में भी इसका नाम आता है। क्या संभावनाएं हैं अगर किसान भाई इस खेती को चुनते हैं, इस फसल को चुनते हैं? कितना व्यावसायिक रूप पे फायदा मिल सकता है और क्या शुरुआती कदम होने चाहिए? जी, सर्वप्रथम तो सबसे पहले सभी श्रोताओं को जो है मेरा नमस्कार। और जैसा कि आज विषय है कि उड़द और मूंग की खेती, इसका क्या व्यावसायिक हमारे लाभ हो सकते हैं और किस प्रकार इसकी अच्छी देखभाल करके हम किसान भाई अधिक मुनाफा कमा सकते हैं। जी, तो जैसा हम जानते हैं कि उड़द और मूंग दोनों ही दलहनी फसलें हैं। और आजकल आप देख रहे हैं कि आजकल के परिप्रेक्ष्य में जलवायु परिवर्तन और मिट्टी की गुणवत्ता जैसे जैसे खराब हो रही है जी, वैसे वैसे दलहनी फसलों का जो उपयोग है या इस पे जोर अधिक से अधिक दिया जा रहा है। हमारी सरकारों का भी जो है इस पे अधिक से अधिक जोर है कि ज़्यादा से ज़्यादा दलहनी फसलें हम अपनी खेतों में लगाएं, जिसमें हमारे जो क्षेत्र में उड़द और मूंग दोनों ही ऐसी फसलें हैं कि जो अलग अलग परिवेश में, अलग अलग जलवायु में और अलग अलग अंतर क्रॉप या क्रॉपिंग सिस्टम में वो फिट हो जाती हैं। तो अगर मैं उड़द की बात करूं और मूंग की, दोनों की ही बात करूं,
तो ये फसल हमारे लगभग भारत के विभिन्न क्षेत्रों में ली जाती है और प्रमुखतः ये खरीफ मौसम की फसल है, लेकिन कुछ जो राज्य हैं, कुछ क्षेत्र हैं, इसको कहीं कहीं स्प्रिंग में भी वो लिया जाता है, बसंत ऋतु में भी लिया जाता है। जी जी। तो अगर बात करें उड़द और मूंग खेती की, तो ये तमाम ऐसे व्यावसायिक फ़ायदे हैं और तमाम ऐसी बातें हैं जिसके ज़रिए आप उड़द मूंग की खेती से जुड़ सकते हैं और इस फसल का चयन कर आप अच्छा खासा व्यावसायिक लाभ ले सकते हैं। इस विषय को और बारीकी से समझेंगे, कुछ और महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करेंगे डॉक्टर विशाल त्यागी जी से, लेकिन उससे पहले इस विषय से जुड़ी हुई खास रिपोर्ट पर भी नज़र डाल लेते हैं। इस समय आप उड़द और मूंग की खेती कर सकते हैं। बता दें कि उड़द और मूंग की बुआई का सही समय जुलाई का दूसरा पखवाड़ा है। मेड़ों पर बोने से अच्छी उपज मिलती है। मूंग की फसल को मध्य जुलाई से अगस्त के दूसरे सप्ताह तक बोना चाहिए। बोने के लिए सीड ड्रिल का इस्तेमाल किया जा सकता है। भूमि का चयन करते समय ध्यान रखें कि खेत ऊंचा और समतल हो, साथ ही उसमें जल निकास अच्छा हो। उड़द और मूंग को ज्यादातर मिट्टियों में उगाया जा सकता है। उत्तर भारत में उड़द और मूंग को मटियार दोमट मिट्टी से लेकर रेतीली दोमट मिट्टी में उगाया जाता है। अगर मिट्टी में दीमक की समस्या हो तो इसके प्रकोप से बचने के लिए 20 से 25 किलो प्रति हेक्टेयर कार्बोरिल धूल मिट्टी में उस समय मिलानी चाहिए जब खेती की तैयारी अंतिम चरण में हो। 10 किलो प्रति हेक्टेयर की दर से एलडी कॉर्ब या फोरेट का इस्तेमाल भी फायदेमंद रहता है। किस्मों की बात करें तो वैसे तो किस्मों का चयन अपने इलाके को ध्यान में रखकर करना चाहिए, लेकिन किसान मूंग की पूसा 1371, पूसा 0672, पूसा विशाल, पूसा 9531, पूसा रत्ना, पूसा 672, सम्राट और पीडीएम 54 बो सकते हैं। इसके अलावा मूंग की पंत मूंग 1, पंत मूंग 2, पंत मूंग 3, पंत मूंग 4, गंगा 8 और HUM 1 किस्में भी लगाई जा सकती हैं। वहीं उड़द की शेखर 1, KGU 479, नरेंद्र उड़द 1, आजाद उड़द 1, आजाद उड़द 2, आजाद उड़द 3, शेखर 1, शेखर 2, शेखर 3, WBU 108 और WBU 109 किस्में लगा सकते हैं। खरीफ दलहनों में बीज की मात्रा, बुआई की विधि, अंतः फसल आदि पर निर्भर करती है। बुआई हमेशा निर्धारित दूरी के हिसाब से पंक्ति में सीड ड्रिल या बोरा विधि से कर सकते हैं। कम क्षेत्र में खुरपी की मदद से रस्सी की सीधी पंक्ति में बीज डाल सकते हैं। अच्छी पैदावार के लिए प्रति इकाई क्षेत्र में पौधों की निर्धारित संख्या जरूरी है। तो रिपोर्ट में आपने देखा कुछ महत्वपूर्ण बातें, कुछ विशेष बातें जिनका हमें बारीकी से ध्यान रखना चाहिए उड़द और मूंग की खेती करते समय। आगे बढ़ते हैं अपने अगले विषय की तरफ और अगले मेहमान की तरफ, डॉक्टर वसीम रजा की तरफ। डॉक्टर वसीम जी, अगर आपसे हम जानें सेब के बागों के रखरखाव में शुरुआती तौर पर ऐसे कौन से महत्वपूर्ण कदम हैं जिसको किसान भाइयों को बहुत बारीकी से ध्यान में रखते हुए सेब के बागों का चयन करना चाहिए, सेब के बागों की शुरुआत करनी चाहिए? इस व्यवसाय से कोई जुड़ा हुआ किसान है तो किन बातों का व्यावसायिक रूप से शुरुआती तौर पर ध्यान रखे? शुक्रिया। 5 चीज़ों पर मैं बात करूँगा जी। एक तो सबसे जरूरी जो चीज़ है आजकल वो है सिंचाई, और उसके बाद रोग या कीट जो लगते हैं इस मौसम में, क्योंकि आपने देखा मौसम चेंज हो रहा है, बदल रहा है। तो उसके अलावा जो हमारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है, जो कीमियाई जुज है, उनकी कमी हो जाती है इस मौसम में, उसके बारे में हम बात करेंगे आज। उसके अलावा समर में जो इस मौसम में कटाई होती है, उसका कितना महत्व है सेब की बागवानी में, और कितना कौन सी वैरायटी में करना चाहिए, कौन सी वैरायटी में नहीं करना चाहिए। उसके बाद जो आता है वो है तोड़ाई, फल की तोड़ाई। तो इन सब चीज़ों पे आज हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले जो मैं, क्योंकि मौसम बदल रहा है, बारिशों की कमी यहाँ पे इस बार हुई है, हिमाचल में भी हुई है, और यहाँ पे JNK में भी हुई है, उत्तराखंड में भी कम बारिशें हुई। कम बारिशों की वजह से जो पानी की कमी हुई है, उनको पूरा करने के लिए जो है आजकल जो सबसे चीज जरूरी है जो सेब में है, वो है कि सेबों को पूरी जो है हम मॉइस्ट रखें या उनमें सिंचाई देते रहे। हम हर हफ्ते में उनको सिंचाई देते रहे, क्योंकि अगर आप यहाँ के मौसम की बात करें, बहुत गर्मी है। जैसे एक इंसान को, एक ह्यूमन बीइंग को, एक व्यक्ति को गर्मी लगती है, इसी तरह एक जो प्लांट है उसको पानी की आवश्यकता है।
तो क्योंकि जितनी गर्मी बढ़ती है, जितना क्रॉप वो ज़्यादा होता है, जितना सेब फल ज़्यादा होता है, गर्मी ज़्यादा होती है, उसकी वजह से जो है पानी की जो ज़रूरत है प्लांट को वो भी ज़्यादा होती है। तो इस मौसम में इस चीज़ का हमें खास ख्याल करना है कि हमें अपने बागों को पूरा जो है सिंचाई देनी है, क्योंकि जो भी हमारा फल आएगा, जो हमारी क्वालिटी मानी जाती है कि एप्पल में क्वालिटी होती है, एक तो होता है कि फ्रूट का साइज अच्छा होना चाहिए, पहली चीज, और उसके अलावा फ्रूट की जो है रंग अच्छा होना चाहिए, या फ्रूट में कोई किसी कीट का या किसी बीमारी का दबा नहीं होना चाहिए। लेकिन सबसे जरूरी है साइज। तो साइज का जो पूरा दारमदार है वो पानी पर मुनसर है। अगर उसको सिंचाई अच्छी मिलेगी, पानी अच्छा मिलेगा, तो तभी वो जो कीमियाई जुज है जो जमीन में मौजूद है उसको अवेलेबल होंगे, उसको मिलेंगे। उसकी वजह से सेब में जो है नशोनुमा होगा, सेब बड़ा होगा, अच्छे रंग का होगा, अच्छे साइज का होगा, अच्छे कलर का होगा। जब वो मार्केट में ले जाएगा उसका फिर जो है एक अच्छा मुनाफा भी उसको होगा। लेकिन अगर इसके बरक्स वो पानी नहीं दे पाया या पानी कम दे पाया, उसकी वजह से एक तो जो है साइज फ्रूट का छोटा रह जाता है, वो तो रहता ही रहता है। उसके अलावा माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी भी हो जाती है, जो कीमियाई युग है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जिनको बोलते हैं, जिसमें कैल्शियम, बोरान, मैग्नीशियम, इन चीजों की जो है कमी हो जाती है। और अगर पानी नहीं मिले तो हमें इन चीजों का स्प्रे भी करना पड़ता है। वो भी मैं आगे आपको बताऊंगा कि कितनी बार स्प्रे हमें करना है। लेकिन मेन अभी यही है कि सबसे जरूरी है कि सिंचाई दी जाए, फल का नशोनुमा, इसका साइज और इसकी शेप, और पेड़, क्योंकि हमें पेड़ भी बचाना है, क्योंकि बहुत से जगह ऐसा भी है कि पेड़ ही खराब हो जाता है, ज्यादा गर्मी की वजह से जल जाता है। तो बहुत सी चीजों का ख्याल करना है। लेकिन इसमें सिंचाई देते हुए हमें बहुत सी चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे सिंचाई का टाइम, सिंचाई का जो है वक्त है, हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम शाम को सिंचाई दें या सुबह सिंचाई दें, क्योंकि दिन में अगर सिंचाई देंगे तो उसकी वजह से जो है जो पौधे को है वो खतरा होता है कि उसमें जो है फिजियोलॉजिकल चेंजेस हो जाती है एकदम से, तो खराब भी हो सकता है। तो इन चीजों का ध्यान रख के हमें सिंचाई देनी चाहिए, और हर हफ्ते देनी चाहिए, क्योंकि अभी सेब की तोड़ाई का सीजन भी आने वाला है और हमें मार्केट में अपना सेब भी ले जाना है। तो अगर हमारा सेब अच्छे साइज का होगा तो उसको भरपूर जो है हमें उसका मुनाफा मिलेगा, और हम उसको अच्छे ग्रेड में रख सकते हैं, ए ग्रेड में रख सकते हैं, और उसका पूरा दारमदार साइज भी है। उसके अलावा अगर हमें लगेगी कि हम जो है क्योंकि जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी है, या जैसे कैल्शियम, बोरान, अगर वो जमीन में होंगे भी तो जी डॉक्टर वसीम जी, मैं आपके पास लौटूंगा, और जो मुख्य बातें आपने बताई है उन बातों को ध्यान में रख के ही हम अपील करेंगे दर्शकों से कि जो सेब के बागों का रखरखाव करना चाहते हैं या फिर इस व्यवसाय से जुड़ना चाहते हैं, तो किन बातों का मुख्य तौर पर ध्यान रखें। और भी बारीकियों से समझेंगे और भी महत्वपूर्ण बातें आपसे जानेंगे, लेकिन उससे पहले इस विषय से जुड़े हुए एक खास रिपोर्ट पर भी नजर डाल लेते हैं। सेब की खेती मुख्य रूप से जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में की जाती है। इनके अलावा अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, पंजाब और सिक्किम में भी किसान सेब के बाग लगाते हैं। लेकिन हर फसल की बिजाई के बाद उसकी देखभाल करने की जरूरत होती है, जिससे अच्छी फसल ली जा सके। ऐसे में जिन किसानों ने सेब के बाग लगा रखे हैं, वो सेब के बागों का रखरखाव अच्छे से करें। जल निकासी की समुचित व्यवस्था के साथ अगेती पकने वाली किस्मों को तोड़कर बाजार में भेजने की व्यवस्था करें। सेब में कई तरह के रोग लगने की आशंका भी रहती है। ऐसे में समय रहते बचाव के उपाय करके आप फसल को नुकसान से बचा सकते हैं या नुकसान की संभावना को काफी हद तक कम कर सकते हैं। सेब में कज्जली धब्बा का प्रकोप होने पर डाइथेन Z78 दवा के 0.2% घोल का छिड़काव करना फायदेमंद रहता है। अगर तना कैंकर का प्रकोप हो तो प्रभावित शाखा को थोड़े स्वस्थ भाग सहित काटकर अलग कर दें। खुले भाग या पूरे पेड़ पर बोडो मिश्रण का छिड़काव करें। इसी महीने नए पौधे तैयार करने के लिए कलम चढ़ाएं। कुल मिलाकर अगर आप सेब के बागों की समय के हिसाब से अच्छी देखभाल करेंगे तो निश्चित तौर पर अच्छा मुनाफा ले सकते हैं।
तो सेब के बागों का रखरखाव कैसे करना है, इसको लेकर कुछ महत्वपूर्ण बातें हमने रिपोर्ट के जरिए समझी हैं। इसको और बारीकी से समझेंगे डॉक्टर वसीम रजा से, लेकिन उससे पहले डॉक्टर विशाल त्यागी जी का रुख कर लेते हैं। डॉक्टर विशाल जी, अगर हम उड़द मूंग की खेती की बात कर रहे हैं, शुरुआती तौर पर जब खेत की तैयारी करने की बात आती है, मिट्टी की जाँच कराने के बाद कौन से ऐसे महत्वपूर्ण कदम होने चाहिए, और मिट्टी की जाँच की जब बात आती है तो कई बार किसान नहीं भी कराते हैं। मिट्टी की जाँच करना कितना आवश्यक होता है? क्या सिर्फ खरीफ के सीजन में मिट्टी की जांच करानी चाहिए, या जैसे आपने बताया कि स्प्रिंग सीजन में भी कर सकते हैं? और इसके अलावा शुरुआती तौर पर खेत की तैयारी किस प्रकार से करनी चाहिए, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? हाँ, तो बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपने उठाया यहाँ पे कि मिट्टी की जांच हमको क्या करानी चाहिए और क्या कि नहीं करानी चाहिए, किस सीजन में करानी चाहिए। तो मैं एक उदाहरण के तौर पे हमारी बात से जो है करता हूँ कि जैसे हम लोगों को भी अपने डॉक्टर से रेगुलर चेकअप कराने की ज़रूरत पड़ती है, वैसे ही मिट्टी का स्वास्थ्य भी जो है वो बदलता रहता है और दिन पर दिन वो ख़राब होता जा रहा है। और मिट्टी के स्वास्थ्य के अनुसार ही हमको जो पोषक तत्व हैं वो देने की आवश्यकता होती है, क्योंकि पौधों को किस तत्व की कितनी मात्रा में आवश्यकता है ये हम कैसे बता पाएंगे? ये हम तभी बता पाएंगे जब हमारे पास जो है मिट्टी के स्वास्थ्य का रिपोर्ट कार्ड होगा, जिसको सोयल हेल्थ कार्ड कहते हैं। मिट्टी का जो स्वास्थ्य का कार्ड होता है उसको सोयल हेल्थ कार्ड कहते हैं। तो वो तभी हमको मिलेगा जब मिट्टी की हम प्रॉपर रूप से जो है वो जांच कराएं। जितने भी पोषक तत्व हैं उनकी हमको एक रिपोर्ट मिलेगी कि किस पोषक तत्व की हमारी मिट्टी में पर्याप्त मात्रा है, किस पोषक तत्व की हमारे मिट्टी में कमी हो चुकी है। तो उसकी मात्रा के अनुसार जो है हमको वो पोषक तत्व प्रदान करने होंगे फसल को, तभी हमारी मिट्टी का स्वास्थ्य भी अच्छा होगा और फसल की गुणवत्ता और पैदावार भी वो अधिक होगी। तो हम बात करते हैं कि जैसे आपने बताया कि कब करवानी चाहिए मिट्टी की जांच। तो मिट्टी की जांच के लिए देखिए मौसम के ऊपर निर्भर नहीं करता है कि हम खरीफ में भी इसकी मिट्टी की अपनी जांच करवा सकते हैं, या जो बसंत ऋतु है या हमारी जो समर है या स्प्रिंग है उसमें भी मिट्टी की जांच करवा सकते हैं। तो ये देखा गया है कि 3 साल में हमको एक बार मिट्टी की अपनी स्वास्थ्य की जांच जो है जरूर वो करवानी चाहिए, और उसी के आधार पर हमको अपने पोषक तत्वों का जो है फसल में जो प्रयोग करना चाहिए। अब बात करते हैं कि खेत का चयन। तो खेत के चयन के लिए जैसा रिपोर्ट में भी हमको दिखाया गया है कि खेत के चयन के लिए हमको पहले मिट्टी किस प्रकार की होनी चाहिए। तो सभी प्रकार की मिट्टियों में लगभग हमारा उड़द और मूंग की खेती हो सकती है, लेकिन फिर भी हमको देखा गया है कि जो न्यूट्रल पीएच वाली जो मिट्टियां होती हैं और जो दोमट मटियार मिट्टी होती हैं और जिसमें जल भराव की समस्या ना हो, इस प्रकार के जो है भूमियों का हमको चयन करना चाहिए। मैं फिर इस पे एक बार जोर देता हूं कि ऐसी भूमि का चयन करना चाहिए कि जो समतल हो और जिसमें जल भराव की समस्या ना हो, क्योंकि दलहनी फसलें जो भी होती हैं और खासकर से उड़द और जो मूंग है वो हमारी, ये थोड़ी सी इसके लिए सेंसिटिव होती हैं कि अगर जो जल भराव की समस्या हो गई तो उसके जर्मिनेशन के लिए, उसके अंकुरण के लिए और आगे पौधे की बढ़वार के लिए बड़ा ही हानिकारक है। तो हमारे पौधे जो है वो नष्ट हो सकते हैं, हमारी फसल को जो है काफ़ी नुकसान हो सकता है। तो इस प्रकार की मिट्टी का जो है हमको चयन करना चाहिए। फिर भूमि की तैयारी की बात करते हैं। तो जैसे मैंने बताया कि प्रमुख रूप से ये खरीफ की फसल है या बरसात के मौसम में उगाई जाती है। तो इससे पहले हमको अपनी भूमि की तैयारी के लिए 1 या 2 जुताई जो है वो गहरे जुताई करनी चाहिए, या हैरो से हमको जो है गहरी जुताई करनी चाहिए। उसके बाद कम से कम 2 बार हमको कल्टीवेटर से उसकी जुताई करके पाटा लगा के समतल करके तब उसकी बुवाई करनी चाहिए। और इस चीज़ का एक विशेष ध्यान रखें कि हमारा अगर जो खेत समर में या ग्रीष्म ऋतु में हमारा खाली पड़ा हुआ है तो उसको गहरी जुताई करके खुला छोड़ दें। इससे क्या फ़ायदा होगा कि जैसे धूप तेज पड़ती है तो हमारी मिट्टी में जो खरपतवार होते हैं उसके बीज होते हैं या बहुत सारे कीड़े होते हैं कि जो हमारी मिट्टी में भूमि में वो पड़े रहते हैं और वो अगली फसल में जो हम हमारे लगाएंगे तो उसको नुकसान पहुंचाते हैं। तो अगर हम ग्रीष्म ऋतु में और जब हमारी धूप अधिक पड़ती है उस समय हम अपने खेत की मिट्टी पलट हल से गहरी जुताई करके मिट्टी को खोल दें, तो जो गर्मी है उसकी वजह से जो धूप पड़ती है तो हमारे वो खरपतवारों को और जो हमारे कीड़े हैं उसमें जो भूमि में है उनको नष्ट कर देते हैं। तो हमारी अगली आने वाली या बोने वाली फसल में जो है वो काफ़ी हद तक खरपतवारों से और हमारी जो भूमि जनित बीमारियां और कीड़ों से अपनी फसल को बचाया जा सकता है। तो इस प्रकार हम अपनी भूमि की तैयारी करके उसमें हम बुआई करें तो अच्छी पैदावार हमारी उड़द और मूंग दोनों की ही जो है वो मिलेगी। अगर हम आगे बात करें कि बुआई, तो जैसे बताया गया है कि बीज दर, तो पर्याप्त बीज दर हमारी होनी चाहिए
और दोनों ही अगर उड़द और मूंग की बात करें तो लगभग 15 से 20 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर के हिसाब से पर्याप्त रहता है। और बुआई हमेशा पंक्तियों में करनी चाहिए। पंक्तियों में करने से 2-3 फायदे होते हैं। एक सबसे पहला फायदा ये होता है कि पौधे को पर्याप्त स्पेस मिल जाता है, जिससे कि जो है वो प्रकाश और जो हमारे न्यूट्रिएंट्स हैं, पोषक तत्व हैं। डॉक्टर विशाल जी, मैं आपके पास लौटूंगा और बुआई के तरीके को और विस्तार से आपसे जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले समय की मांग है कि यहाँ एक छोटा सा ब्रेक ले लिया जाए, फिर से आपके पास लौटेंगे। तो आप जुड़े रहें इस कार्यक्रम से जुड़े जो भी आपके सवाल हैं, विषय से जुड़े हुए जो भी आपके सवाल हैं, आप टोल फ्री नंबर का इस्तेमाल कर आप सीधा सवाल पूछ सकते हैं। फिलहाल यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। बने रहें और देखते रहें कार्यक्रम हेलो किसान। फसल की क्या है चाल, किस मंडी का क्या है हाल, उतरते चढ़ते भाव का असर, आयात निर्यात का क्या है असर, कैसा रहेगा आगे बाजार, बताएंगे मंडियों के जानकार। देखिए मंडी खबर सोमवार से शनिवार शाम 5 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम हेलो किसान। एक दर्शक हैं जो फोन लाइन के जरिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं, नंदस्वरूप मिश्रा, बाराबंकी, उत्तर प्रदेश से। नंदस्वरूप जी, आपका स्वागत है, अपना सवाल पूछिए। हेलो जी नंदस्वरूप जी, अपना सवाल पूछिए। हेलो जी नंदस्वरूप जी, आप सुन पा रहे हैं तो अपना सवाल पूछिए। मेरा नाम नंदस्वरूप मिश्रा है, बाराबंकी से। जी, मैं जानना ये चाहता हूँ कि भूमि का शोधन, बीज का उपचार, जब मेरा पौधा होता है तैयार, तो ऐसी दशा में जो फसल सुरक्षा चक्र है जिसमें हमारी सारी मेहनत का पानी फिर जाता है, उसमें कीड़े मकोड़े लग जाते हैं, रोग लग जाते हैं, तो इससे बचाने के लिए मैं दलहनी फसलों के लिए क्या करना चाहिए उड़द के लिए? जी नंदस्वरूप जी, आपका सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। डॉक्टर विशाल जी का रुख कर लेते हैं। डॉक्टर विशाल जी, इनका सवाल आपने सुना, इनके सवाल का जवाब और इनका समाधान कैसे होगा? जी नंदस्वरूप जी, बड़ा ही आपने महत्वपूर्ण प्रश्न किया है। और प्रमुख रूप से दलहनी फसलों की बात करें या सभी फसलों के लिए बीजोपचार जो एक महत्वपूर्ण जो बिंदु होता है, जिससे जो है हम अपनी फसलों में लगने वाले आने वाले कीट और बीमारियों को काफ़ी हद तक जो है रोक सकते हैं। जी, तो अगर हम बीज उपचार की बात करें उड़द और मूंग या किसी भी दलहनी फसलों में, तो सबसे पहले क्या होता है कि एक कवकनाशी से हमको बीज का उपचार करना चाहिए। तो उसके लिए थायराम या कैप्टान नामक दवाई होती है, जिसका 2 से 3 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज के अनुसार हम अपना बीज का शोधन कर सकते हैं। इसके अलावा एक दवाई होती है कार्बेंडाजिम नाम की, उसको हम 1 से 2 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से उसको अच्छे से मिला के जो है अपनी बुआई करें। तो इससे हमारे जो आने वाली फसल में जो बीमारियां हैं वो काफ़ी हद तक जो है वो कंट्रोल में आएंगी, क्योंकि बहुत सारी बीमारियां ऐसी होती हैं जो बीज जनित होती हैं। तो हमने बीज को लगाया अपनी मिट्टी में और वो बीज के साथ ही जो है अपनी फसल में लग जाती हैं और पौधों को अंकुरण के टाइम पे ही या बढ़वार के टाइम पे वो खत्म कर देती हैं। तो इस प्रकार जो है हम अपना बीज शोधन करें। इसके अलावा दलहनी फसलों के लिए एक विशेष जो राइजोबियम होता है, जो ये दलहनी फसलें होती हैं, इनकी जड़ों में ग्रंथियां पाई जाती हैं, जो ग्रंथियों से राइजोबियम बैक्टीरिया होता है जो वायुमंडल की जो नाइट्रोजन है उसको अवशोषित करता है और पौधों को जो है नाइट्रोजन प्राप्त होती है। तो इसके लिए भी हमको राइजोबियम से बीज का उपचार करके वो बोना चाहिए। तो इसकी अगर जो हम राइजोबियम के उपचार की बात करें या बीज शोधन की बात करें, तो इसके लिए 250 ग्राम का जो पैकेट होता है वो 10 किलो बीज के लिए पर्याप्त रहता है। उसके लिए आप क्या करें कि एक लगभग 400 से 500 ग्राम गुड़ जिसको बोलते हैं उसको लें, वो आधा लीटर पानी में लगभग उबाल लें। उबालने के बाद जो है उसकी एक स्लरी बन जाएगी, उसको ठंडा कर लें। ठंडा करने के बाद जो 250 ग्राम का आपने पैकेट वो राइजोबियम कल्चर का लिया है उसमें वो मिला दें। मिलाने के बाद फिर एक जो घोल बनेगा जो राइजोबियम के साथ है, उसको बीज में आप अच्छे से जो है वो मिक्स करके एक परत सी बन जाएगी और उसको छाया में सुखाने के बाद जो है अपनी जो फसल का है वो बीज की बुआई कर सकते हैं।
जी, तो बीजोपचार करने के लिए तरीकों को अपना सकते हैं और इस बीजोपचार करके जब आप बुआई करेंगे तो आपको अच्छा उत्पादन मिलेगा। और जैसे डॉक्टर विशाल त्यागी ने बताया कि बीमारियों से राहत मिलेगी, तो किसान भाइयों की लागत भी कहीं ना कहीं उस पर असर पड़ता है। लागत कम हो सकेगी, उपज अच्छा होगा तो किसान भाई को मुनाफा ज़रूर होगा। डॉक्टर वसीम राजा का रुख कर लेते हैं। डॉक्टर वसीम जी, अब हम आपका रुख करते हैं और आपसे जानना चाहते हैं कि सेब के बाग लगाने के समय भूमि का चुनाव करना कितना महत्वपूर्ण हो जाता है, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए चुनाव करते हुए। और इसमें साथ ही ये भी मैं आपसे जानना चाहता हूँ, क्या समतल भूमि पर बाग लगाना उचित रहता है या फिर ढलान वाली ज़मीन पर बाग लगाना उचित होता है? अगर कोई लगाना चाहता है कि ढाल वाली ज़मीन पर, तो क्या ये संभव है? तो बहुत अच्छा सवाल किया आपने, क्योंकि हर एक जमीन एक जैसी नहीं होती है। अगर आप देखेंगे डिफरेंट लोकेशन जगह होती है, जैसे कोई ढलवान वाली जमीन होती है, कोई प्लेन वाली जमीन होती है, किसी में पानी मयसर होता है, किसी में पानी मयसर नहीं होता है, किसी में पानी ज्यादा होता है, किसी में कम होता है। इसी तरह जो हम देखेंगे कि जहाँ पे हम लोग अब एक नया कंसेप्ट आया हाई डेंसिटी का, हाई डेंसिटी वहाँ पे ही हम कर सकते हैं जहाँ पे पानी की जो है अवेलेबिलिटी हो, पानी वहाँ मयसर हो। इसी तरह अगर हमारा जमीन है जहाँ पे कम पानी मयसर है तो वहाँ पे दूसरा। लेकिन सेब में एक अहम चीज है, वो है जड़, है ना। अगर दूसरे फसलों में आप देखें, इसमें वैरायटी जो ऊपर वाला जो साइन है, जो किस्म है, तो वो बहुत जरूरी होता है। लेकिन अगर हम अपनी सेब की बात करें तो इसमें जड़ भी जरूरी है। तो इसमें एक किस्म के जड़ है। अगर आप एक किस्म का जड़ लगाओगे तो आप एक हेक्टेयर में 3000 से ज्यादा प्लांट लगा सकते हो। अगर आप एक दूसरा किस्म का जड़ लगाओगे, जैसे MM106 है या मेलिंग मैटन 111 है, तो आप 1100 तक प्लांट लगा सकते हो, 700 से 1100 तक। और अगर आप ट्रेडिशनल बाग लगाओगे तो उसमें आप 250 से 300 प्लांट एक हेक्टेयर में लगा सकते हो। तो मुख्तलिफ जगहों के लिए मुख्तलिफ जड़ें हैं और मुख्तलिफ, लेकिन इसमें ये है कि जो आदमी, जो फार्मर इच्छुक है बाग लगाने का, उसको इन्वेस्टमेंट का भी देखना पड़ेगा। जैसे अगर वो हाई डेंसिटी पे बाग लगाना चाहता है, जो अल्ट्रा हाई डेंसिटी में आया है, जो अभी जहाँ पे लोग बाग लगा रहे हैं, तो उसमें खर्चा भी ज़्यादा है। उसमें लगभग 1.5 से 2 लाख प्रति कनाल का लगता है, मतलब 40 लाख तक एक हेक्टेयर में लगता है उसमें। इसी तरह अगर आप मीडियम डेंसिटी पे लगाना चाहते हो, जैसे MM106 है या MM111 है, तो उसमें जो है कम लगता है, उसमें 7 से 7 लाख की लगता है। तो अगर आप ट्रेडिशनल में लगा सकते हो तो उसमें बहुत कम लगता है अगर आप हाई डेंसिटी तुलना में इसको लगाओगे। लेकिन इसमें बहुत सी चीजें जरूरी है, जैसे आपका पानी की अवेलेबिलिटी है, पानी आपको अवेलेबल है, तो आप हाई डेंसिटी भी लगा सकते हो। लेकिन अगर आप गुणवत्ता की बात करें, प्रोडक्शन की बात करें, तो हाई डेंसिटी में हमें 40 से 60 मेट्रिक टन पर हेक्टेयर तक मिल सकता है, जो कि 4 गुना ज्यादा है जो हम ट्रेडिशनल बाग लगाते हैं, जिसमें 10 से 12 टन हमें प्रति हेक्टेयर मिलता था। तो जो मीडियम डेंसिटी में देखें तो उसमें भी 20 से 25 मेट्रिक टन हमें पर जो है हेक्टेयर जो है प्रोडक्शन प्राप्त होती है। तो ये सारी चीजें एक फार्मर को अपने माइंड में रखनी चाहिए, अपने जहन में रखनी चाहिए जब वो डिसाइड करेगा कि मुझे कौन सा आर्चर लगाना है। फिर आज ये क्वालिटी की बात, तो क्वालिटी में भी हमने देखा है कि जो हाई डेंसिटी जो अल्ट्रा हाई डेंसिटी है या हाई डेंसिटी है, तो हमने देखा है कि उसका सेब जो है, उसमें जो ए ग्रेड सेब होता है उसकी जो मिकदार है वो ज्यादा होती है, उसका 60 से 80% उसमें ए ग्रेड होता है और बी ग्रेड उसमें कम होता है। और इसी तरह अगर हम ट्रेडिशनल की बात करें, जो हमारे पुराने आर्चर थे, उसमें जो है ग्रेड ए एप्पल जो है वो कम मात्रा में प्राप्त होता है 20 से 25 या 30% या 35% मैक्सिमम अगर हम देखें। तो इन सारी चीजों को हमें ध्यान में रखना है, क्योंकि हर जगह हर बार नहीं लगाया जा सकता है, हर रूट स्टॉक हर जगह नहीं लगाया जा सकता। हर रूट स्टॉक की अलग अलग जो है रिक्वायरमेंट्स हैं, जैसे M9 है, मेलिंग 9 है, उसकी अलग रिक्वायरमेंट है, या मेलिंग मैटन 106 है, उसकी अलग रिक्वायरमेंट है, या मेलिंग मैटन 111 है, उसकी अलग रिक्वायरमेंट है। तो ये सारी चीजें जो है एक जो है एक्सपर्ट है, जब किसी को बाग लगाना होगा, अगर उसकी ढलवान की जमीन है, अगर उसमें पानी जमा होता है या पानी की जो है वहाँ पे पानी मौजूद है, मयसर है, तो वो एक एक्सपर्ट से मशवरा करके अपने जो है अपनी लोकेशन को दिखा के
कि कौन सा बाग मेरे लिए सही रहेगा, क्योंकि हर जगह हाई डेंसिटी भी नहीं लगा सकते, क्योंकि जो नए अल्ट्रा हाई डेंसिटी जो हम एप्पल लगाते हैं उसका जो जड़ है वो M9 है, उसका जड़ बहुत ही कमजोर होता है, और जो उसके बाग बनता है उसको हमें पूरी जिंदगी जब तक बाग है उस तक हम उसको एक जो है ट्रेलिस यानी एक सपोर्ट सिस्टम की जरूरत होती है, जिसका कास्ट भी लगभग लाखों में आता है 1 हेक्टेयर में। तो उस सपोर्ट को पूरी जब तक बाग की लाइफ है, बाग की जो लाइफ है तब तक उसको हमें रखना है। तो वो चीजें की हमें ध्यान में देखनी पड़ती है कि हमारा जमीन ऐसा है कि उसके हम वो ट्रेलिस लगाए, क्योंकि वो तारे होती है और पोल्स होते हैं, तो वहाँ पे मशीन भी जानी चाहिए, और अगर मशीन नहीं जाए तो मैनुअली अगर हम लगाना चाहें तो कैसे लगाएंगे उसमें। फिर उसके बाद जो M9 के हम जो अल्ट्रा हाई डेंसिटी जिसकी मैंने बात की, जिसमें हम जी डॉक्टर वसीम जी, आपने महत्वपूर्ण जानकारी साझा की है और इन बातों का सेब के जो बाग लगाने की तैयारी कर रहे हैं किसान भाई, उन बातों का ध्यान रख सकते हैं। फिलहाल एक यहाँ पर वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के उस पार फिर से कुछ महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुँचाएंगे। आप बने रहें और देखते रहें कार्यक्रम हेलो किसान। डीडी किसान ने कर ली है तैयारी, यहाँ मिलेगी पशुपालन की हर एक जानकारी, घर आंगन से लेकर व्यवसायिक फार्म तक, मुर्गी पालन से लेकर रेगिस्तान के जहाज तक। बीमारियों से पशुपालक बिल्कुल ना हो परेशान, विशेषज्ञ करेंगे आपकी समस्या का समाधान। देखिए अपना पशु चिकित्सक हर रविवार शाम 6:30 बजे दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम हेलो किसान। एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन के जरिए, एक बार उनका रुख कर लेते हैं। दर्शक का नाम है अन्ना साहेब। अन्ना जी आपका स्वागत है, अपना सवाल पूछिए। अन्ना जी आप हमें सुन पा रहे हैं तो अपना सवाल पूछिए। अन्ना जी अपने टेलीविजन की आवाज कम कर लीजिए और अपना सवाल पूछिए। मेरा सवाल है सर, मेरा सवाल है सर, मेरे खेती में मूंग है, मूंग जी, मैं इस पे दवा कौन सी मारूं, उस पर मावा पड़ गया, मावा होता है ना। जी 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 अन्ना जी आपके समस्या का समाधान कर देते हैं। डॉक्टर विशाल, जिनकी मूंग की फसल है, उनकी मूंग पे बीमारी लग गई है, इसका क्या समाधान है? दवाई मारने की मेरे को मावा। जी अन्ना जी आपके सवाल का जवाब दिया जा रहा है, आप सुनिए तो सही। डॉक्टर विशाल जी। जी अन्ना जी, जैसा मैं समझ पा रहा हूँ कि आपके जो मूंग की फसल लगी हुई है और उसमें शायद माहू का आप प्रकोप बता रहे हैं, तो अगर इसकी बात करें तो इसमें जैसी टाइप की कुछ बीमारी लगती हैं तो उसकी रोकथाम के लिए डाइमेथोएट एक नाम की दवाई आती है, डाइमेथोएट, जिसको हम 1 लीटर पर हेक्टेयर के हिसाब से अपनी फसल में डाल सकते हैं। या अगर मैं बात करूं तो 400 ml पर एकड़ के हिसाब से आप उसको 500 से 600 लीटर पानी में 1 हेक्टेयर के लिए आप घोल बना के उसका छिड़काव करें, अच्छी तरीके से छिड़काव करें, जिससे फसल जो है वो पूरी पत्तियां अच्छे से भीग जाएं, तो आपकी फसल का जो है इस कीड़े से बचाव होगा। इसके अलावा दूसरी एक जो दवाई है वो इमिडाक्लोपिड नाम की एक दवाई आती है, जिसको 1 लीटर में आप 0.5 ml 1 लीटर के हिसाब से आप जो है इसका घोल बना के अपनी फसल में छिड़काव करें, तो काफ़ी हद तक जो है इस बीमारी से आपकी फसल को जो है वो निजात मिल जाएगी। जी, तो अन्ना जी आप इस तरीके से अपनी दवाई का इस्तेमाल कर जो डॉक्टर विशाल त्यागी द्वारा बताया गया है, इसका इस्तेमाल कर आप अपनी मूंग की फसल को बचा सकते हैं और अच्छा खासा उपज ले सकते हैं। डॉक्टर विशाल जी का फिर से रुख करता हूँ मैं। डॉक्टर विशाल जी, शुरुआत में जब हमने इस कार्यक्रम की शुरुआत की तो आपने 2 शब्दों का जिक्र किया, जलभराव और जलवायु परिवर्तन। इसको अगर मैं सिंचाई से जोड़कर आपसे सवाल पूछूं कि जलवायु परिवर्तन हम देख रहे हैं और मानसून का सीज़न है और खरीफ फसलों की अगर हम बात कर रहे हैं मूंग या उड़द की, जो सिंचाई की व्यवस्था है और सिंचाई की जो प्रक्रिया है वो किस तरह से करनी चाहिए। और कई बार हम देखते हैं कि जलवायु परिवर्तन की वजह से कहीं पर ज़्यादा बरसात हो जाती है और कहीं पर कम बरसात होती है। ऐसे में सिंचाई की प्रक्रिया को समझना कितना महत्वपूर्ण है, क्या ये चुनौती है और कैसे समझा जाए कि अब सिंचाई की सही समय है, और जलभराव को लेकर क्या व्यवस्थाएं करनी चाहिए कि जलभराव ना हो खेतों में?
जी, अगर हम सिंचाई से अगर जो दूसरा शब्द निकालें जल प्रबंधन, जी, जल प्रबंधन की बात हम करेंगे जिसमें सिंचाई और जल निकास दोनों ही आ जाते हैं। और जैसे जलवायु परिवर्तन की बात की या जो अधिक कहीं बरसात हो जाती है, कहीं जो है बहुत कम बरसात हो रही है, सूखा पड़ रहा है, तो ऐसे में कैसे हम जल प्रबंधन अपनी जो दलहनी फसलें इसमें कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या है कि जैसे मैंने पहले ही बताया था कि जो है मुख्यतः जो हमारी दलहनी फसलें हैं और उर्द मूंग जो हैं वो जो हमारी बरसात की फसलें हैं, तो इसमें जो खरीफ मौसम में हमको बहुत ज़्यादा पानी देने की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि जो है इसमें 2 से 3 पानी ग्रीष्म ऋतु में हम दे सकते हैं। लेकिन बरसात ऋतु में तो क्या होता है कि पर्याप्त मात्रा में अगर जो बरसात हो रही है तो उसमें फिर हमको अतिरिक्त पानी देने की, सिंचाई देने की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन फिर भी एक दो ऐसी क्रांतिक अवस्थाएं हैं कि जिसमें हमेशा आपकी फसल में, भूमि में नमी बनी रहनी चाहिए। एक अवस्था होती है फूल आने के पहले, जी, दोनों ही फसल में, उर्द हो चाहे मूंग हो, जब हमारा फूल आने वाला है उससे लगभग 1 हफ्ते पहले हमारी भूमि में, हमारी फसल में पर्याप्त नमी होनी चाहिए। अगर आपकी भूमि में पर्याप्त नमी नहीं है तो उस समय आपको एक हल्की सिंचाई की जो है आवश्यकता जरूर पड़ेगी। इसके अलावा जब फलियां बन जाएं और फलियां जो मध्यम अवस्था में हो, उस समय भी हमारी फसल को पानी की आवश्यकता होती है, नमी की आवश्यकता होती है। तो इस दोनों ही समय में हमारी भूमि में, हमारी फसल में पर्याप्त नमी की मात्रा होनी चाहिए। अगर हमारे बरसात नहीं हो रही है, वर्षा नहीं हो रही है, तो हमको सिंचाई देने की आवश्यकता उसमें पड़ेगी। अगर हम जल निकास की बात करें तो जैसे मैंने विशाल जी, मैं आपको रोकना चाहूंगा, एक दर्शक हैं, उनका सवाल लेते हैं, फिर आप अपनी बात पूरी कीजिएगा। रंजीत हैं सुपौल बिहार से। रंजीत जी, आपका स्वागत है, अपना सवाल पूछिए। रंजीत जी, आप अपना सवाल पूछिए। हाँ, नमस्ते सर। नमस्ते। मेरा सवाल है राजमा पे। राजमा का बीज जो है ना हम 10 साल से इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि मेरा राजमा यानी कि वो रबी का फसल है, मुख्य है जी। वो यानी कि 10 साल से वो बीज इस्तेमाल कर रहे हैं, घर में ही, घर का ही बीज लगाते हैं। उसमें एजेक्टोवेक्टर से हमने यानी बीज उपचार करके लगाए थे दवाई, यानी कि इसका कोई बीज उपचार करने का कोई दवाई है अलग कोई? जी, आपके सवाल का जवाब दे दिया था डॉक्टर विशाल जी, इनके सवाल का जवाब। और मूंग पे जाइए सर। मूंग जो है ये हम लोग को यानी कि बसंत ऋतु में लगाते हैं हम लोग। तो ये कौन सा यानी कि बिहार के लिए उपयुक्त समय होता है लगाने के लिए? क्यों इस बारी लगाए मूंग, एक बारी पैदा 1 किलो भी नहीं हुआ सर। सारा मूंग हमारा बड़ा हो गया, एक फली नहीं लगा इसमें। जी रंजीत जी, आपके सवाल का जवाब दे देते हैं। डॉक्टर विशाल जी, एक तो इनके दोनों सवाल का जवाब दे दीजिए, और जो आप जल प्रबंधन की बात करें तो उसको भी पूरा कीजिए। जी, जैसा कि पहला आपका प्रश्न था राजमा का, कि आप अपने 6-7 साल से जो है अपने ही घर का बीज उसमें प्रयोग कर रहे हैं और एजेक्टोबैक्टर से आप जो है उपचारित करके बो रहे हैं, लेकिन फिर भी आपको जो है फसल अच्छी नहीं हो रही है। तो मैं इसके लिए यही बोलना चाहूँगा कि नए बीजों का हमेशा प्रयोग करना चाहिए। आप पुराने बीजों का, उसी बीज का बार बार अपनी फसल के लिए जो है वो प्रयोग करेंगे तो उसमें बीमारियाँ आएंगी बहुत सारी, और उसकी गुणवत्ता जो है वो लगातार जो है वो कम होती जाएगी। जैसे जैसे आप जो है अगली फसल को, उसी बीज को जो है प्रयोग करेंगे तो आपकी गुणवत्ता जो है वो खराब होगी, आपकी फसल की पैदावार कम होगी। तो मेरा यही कहना है यहाँ पे कि आप हर बार जो है वो नया बीज प्रमाणित संस्था से ही जो है वो खरीदें और उसको प्रयोग करें। पुराने बीज को जो है आप प्रयोग ना करें। और उपचार की बात है, अगर जो नए बीज जैसे आप प्रयोग कर रहे हैं तो जो मैंने पहले भी बताया था कि कवकनाशी जो होते हैं, जैसे कार्बेंडाजिम, थायराम, कैप्टान की जो है प्रयुक्त, जो उपयुक्त मात्रा है 2 से 3 ग्राम थायराम कैप्टान की पर किलोग्राम बीज के हिसाब से, या जो कार्बेंडाजिम की 102 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज के हिसाब से जो उसका शोधन करके आप बोएं तो आपकी फसल को जो है पैदावार भी अच्छी होगी और कीड़ों और बीमारियों से भी राहत मिलेगी। इसके अलावा आपका जो दूसरा प्रश्न था वो मूंग बीन पे था, कि मूंग को बसंत ऋतु में आप उगाते हैं तो आपकी पैदावार अच्छी नहीं होती है। तो उसके लिए मैं बताना चाहूँगा आपको कि प्रजातियों का चयन और सही समय पे बुआई, ये 2 जो है बहुत महत्वपूर्ण बिंदु होते हैं। तो अगर समय की बात करें तो आपके क्षेत्र में जो हमारा फरवरी है, फरवरी के आखिरी जो हमारा सप्ताह होता है उसमें, या मार्च में, जो मार्च होता है वो जो है उपयुक्त समय बसंत ऋतु की जो फसल होती है हमारी मूंग की, उसके लिए उपयुक्त होता है। और अगर जो हम प्रजातियों के चयन की बात करें तो जो है जो कुछ प्रजातियां हैं, जैसे पूसा से निकली हुई बहुत सारी प्रजातियां हैं, जैसे पूसा 1371 है, पूसा 1431 है, और पंतनगर से कुछ वैरायटी है, पंत मूंग 9 है, 30 है,
और 31 है, 35 है, या SML 668 है जो पंजाब से निकली हुई प्रजातियां हैं। ये बड़ी अच्छी जो है वैरायटियां हैं। या कुछ अगर जो जैसे विराट और सम्राट जो प्रजातियां हैं, ये प्रमुख तौर से जो हमारी बसंत ऋतु है उसके लिए ही जो है वो उपयोगी जो है होती हैं। तो इस प्रकार जो है आप अपनी फसल की अच्छे से अच्छी जो है ज़्यादा पैदावार जो ले सकते हैं। जी, तो रंजीत जी, जिस तरीके से आपको डॉक्टर साहब ने बताया कि आप इन प्रजातियों का इस्तेमाल कर सकते हैं, अब जब आपने क्षेत्र बिहार की बात कर रहे हैं, इन प्रजातियों का इस्तेमाल करिए और बीजोपचार का विशेष रूप से ध्यान रखिए कि आप बीजोपचार करके अपनी कोई भी बुआई करेंगे तो आपको अच्छा उत्पादन मिलेगा। डॉक्टर वसीम रजा जिक्र कर लेते हैं। डॉक्टर वसीम जी, आप बता रहे थे शुरुआती में कि जो पेड़ है वो पेड़ बचाने का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। सेब के बागों की अगर हम बात करें तो पेड़ खराब हो जाता है, ऐसी बात आपने बताई थी। हम आपसे जानना था कि सेब का पेड़ कितने साल तक फल देता है और इसके रखरखाव को किस तरीके से करना चाहिए कि लंबे समय तक पेड़ हमारा टिका रहे, जैसे कि आपने सिंचाई की व्यवस्था बताई थी। तो मैं आपको ये बता रहा था कि जब हम पानी क्योंकि अभी पानी की जरूरत है, जब तक सेब की लाइफ अगर प्रोडक्ट की लाइफ देखी जाए तो वो मैनेजमेंट रहेगा। मैंने आपको पहले ही बोला कि जब अब अगर हम हाई डेंसिटी की बात करें तो इसका प्रोडक्शन भी ज़्यादा है। वो जब हम लगाते हैं बाग से 2-3 साल में वो फल देना शुरू कर देता है। और इसी तरह अगर हम मीडियम डेंसिटी की बात करें जो हम MM या MM-06 के लगाते हैं तो वो 4 साल या 3-4 साल के बाद जो है प्रोडक्ट की लाइफ शुरू कर देते हैं। इसी तरह जब हम सीडलिंग पे लगाते हैं, जो जड़ होता है हमारा रिवायती जड़, तो उस पर जो ऑर्चिड हम लगाते हैं तो उसकी जो प्रोडक्शन है वो 6-7 या 8 साल के बाद शुरू हो जाती है। यानी जो ऑर्चिड पहले प्रोडक्शन को शुरू कर देता है और हेवी प्रोडक्शन देता है, मैंने आपको पहले ही बोला कि 40 से 50 या 60 मेट्रिक टन तक एक हेक्टेयर से हम प्राप्त कर सकते हैं। तो उसकी जो लाइफ भी है वो भी कम हो जाती है। उसकी लाइफ अगर देखेंगे हाई डेंसिटी तो 20-25 साल तक वो आराम से चल सकता है अगर हम उसको मैनेजमेंट प्रॉपरली करें, उसका रख रखाव करें। तो इसी तरह जो मीडियम डेंसिटी है वो भी 20-25 साल तक चल सकता है। लेकिन जो हमारे जो रिवायती बाग है, जो ट्रेडिशनल ऑर्चिड है, वो 100 साल 60 साल के बाद अभी भी मौजूद है। लेकिन क्योंकि उनकी पैदावार कम है और उनकी क्वालिटी का जो है जो सेब नहीं निकलता और जो A ग्रेड है वो कम निकलता है, और जो 1 हेक्टेयर में जो पौध लगते हैं वो कम लगते हैं, उसकी वजह से प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है। तो उसकी वजह से उसको अब हम जो है इंकरेज नहीं करते हैं फार्मर को कि इसको लगाओ, आप लगाओ। अगर लेकिन ऐसी सिचुएशन है कि वो और कुछ नहीं लगा सकता, या उसके पास पानी नहीं है, या ऐसी सॉइल है जहाँ पे पानी की अवेलेबिलिटी नहीं है, या उसकी ऐसी लोकेशन है जहाँ पे वो मैनेज नहीं कर सकता हाई डेंसिटी, तो ऐसी लोकेशन में अगर वो लगाएगा तो जो है उसको जो है लाइफ अच्छी खासी निकल सकती है। और ये भी लोकेशन बेस्ड है, अगर हम प्रॉपरली मैनेज करें ऑर्चिड की, उसकी लाइफ को, ऑर्चिड की लाइफ को हम बढ़ा भी सकते हैं। और अगर हम उसको नेग्लेक्टेड यानी उसका रख रखाव नहीं करेंगे अच्छे साइंटिफिकली, जैसे उसको वक्त से पानी नहीं देंगे, वक्त से खाद नहीं देंगे, वक्त और एप्पल में एक जो सबसे इम्पोर्टेंट ऑपरेशन है, जो और क्रॉप्स में जो सब ट्रॉपिकल क्रॉप्स है जैसे हमारे मैंगो लीची वगैरह है, उससे हट के एक महत्वपूर्ण जो ऑपरेशन है वो है कटाई छटाई का। अगर हम कटाई छटाई इसमें अच्छी तरह नहीं कर पाएंगे तो ये जंगल बन जाएगा ऑर्चिड, और ये सिर्फ हमें फिर वुड देगा, यानी ये एक लकड़ी देगा और फल नहीं देगा। तो इसको साइंटिफिकली तौर तरीके से कटाई छटाई करनी है, और वो हम समर में भी करते हैं थोड़ा बहुत। अब क्योंकि हाई डेंसिटी बाग है वो ज़्यादा विग्रस होते हैं, उनके पेड़ एकदम बड़े हो जाते हैं, तो अब ज़रूरत पड़ी है कि हम लोग हाई डेंसिटी बाग का समर में भी प्रूनिंग करते हैं और विंटर में भी उसकी कटाई छटाई करते हैं, ताकि जो एक बैलेंस रहे पेड़ में जो है वुड और फ्रूटिंग एरिया का। नहीं तो पूरा वो वुड बन जाएगा और जो है सेब नहीं दे पाएगा, वो अच्छा क्वालिटी का या ज़्यादा नहीं दे पाएगा। इसलिए कटाई छटाई का ऑपरेशन भी प्रॉपरली हो, और जो हमारा जो खाद है, फर्टिलाइजर है, मैन्यूर है, और इसके बाद इरिगेशन एक बहुत बड़ा फैक्टर है। क्योंकि आप देखोगे जितने भी बाग जो करे बाग में सूखते हैं, हम ऊपर जो करेबाग पुराने भाग है वो इनकी वजह यही है कि वो जो है सिट्रस से सूखते हैं, यानी उनको पानी उतना मैसर नहीं हो पाता जितना उनको जो है आवश्यकता होती है, तो उसकी वजह से वो सूख जाते हैं और उनका जो फ्रूट साइज है वो भी छोटा रह जाता है। तो पानी एक बहुत बड़ा फैक्टर है एक
और एक प्रॉपर मैनेजमेंट। जी डॉक्टर रोशन जी, पानी बहुत बड़ा फैक्टर है और साथ ही साथ कटाई छटाई को लेकर भी आपने जो बातें बताई हैं वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। तो जो किसान भाई सेब के बाग लगाते हैं उनको भी इन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। फिलहाल एक दर्शक हैं जो फोन लाइन के जरिए हमारे साथ जुड़ गए हैं, विकास है महाराष्ट्र से। विकास जी, आपका स्वागत है, अपना सवाल पूछिए। हेलो जी विकास जी, अपना सवाल पूछिए। हेलो जी विकास जी, आप सुन पा रहे हैं तो अपना सवाल पूछिए। हमारा सवाल यह है कि उड़द बोने के लिए 22 दिन हो गए। उड़द बोने के लिए क्या सवाल है आपका? उड़द बोने के लिए 22 दिन हो गए, ऊपर एलोपैथिक आ गया है, उसके लिए उपचार बताइए क्या करना। जी जी, आपके सवाल का जवाब दे जाता है, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा हमें ब्रेक लेना पड़ेगा। विकास जी, आप ब्रेक के उस पार आपके सवाल का जवाब आपको मिलेगा। आप बने रहें और देखते रहें कार्यक्रम हेलो किसान। जब तपती है धरती, सूरज उगलता है आग, ठंड में जब सर्दी जमा देती सबके हाल, सब छुप जाते अपने अपने घरों में, तब बाहर निकलता सिर्फ एक इंसान, भरने के लिए हम सबका पेट, खून को पसीने की तरह देता बहा, थक जाता, झुलस जाता, हो जाता बीमार, तब उसकी सेहत का ध्यान रखता सिर्फ डीडी किसान। देखिए स्वस्थ किसान शनिवार शाम 6 बजे लाइव, सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम हेलो किसान। ब्रेक से पहले हमारे दर्शक थे विकास महाराष्ट्र से। उन्होंने सवाल पूछा कि वो बुआई कर चुके हैं अपनी मूंग की और इसमें आगे वो क्या कुछ कर सकते हैं जिससे उनको बेहतर उपज मिले। डॉक्टर विशाल जी का रुख कर लेते हैं। डॉक्टर विशाल जी। जी विकास जी, जैसे आपने अपने उड़द या मूंग की जो बुआई कर दी है और लगभग जो आपने बताया कि 20 से 25-30 दिन आपके बुआई के हो चुके हैं, तो इस समय पे जो कुछ बातों का ध्यान रखना है, जैसे खरपतवार नियंत्रण जो है वो ज़रूरी है कि जिसको वीड्स बोलते हैं, उनको नियंत्रण जो है वो ज़रूरी है। इसके लिए आप क्या करें कि 1 से 2 निराई गुड़ाई जो है अपने खेत में जो है वो ज़रूर करें। इससे क्या होगा कि आपके खरपतवार की समस्या भी खत्म होगी और जो मिट्टी में आपके वायु का संचार अच्छा होगा, तो इससे जो है जड़ों की वृद्धि और फसल की जो है पैदावार जो है वृद्धि अच्छी होगी और पैदावार अच्छी होगी। इसके अलावा अगर आपकी फसल 20 से 25-30 दिन की हो गई है, तो उसके लिए आप क्या करें कि एक इमेजेथापर नामक एक हर्बिसाइड आता है, उसको आप 1 लीटर प्रति हेक्टेयर के हिसाब से अपनी फसल में जो है वो छिड़काव करें, जिससे आने वाले बहुत सारे जो अपने खरपतवार हैं वो जो है उनकी समस्या जो है काफ़ी हद तक जो है वो ख़त्म हो जाएगी। अगर आपके यहाँ पे बारिश हो रही है, पर्याप्त नमी है, तो फिर कोई बात ही नहीं है। नहीं तो अगर आपके यहाँ पर्याप्त नमी नहीं है खेत में, तो इस अवस्था पे एक सिंचाई की आपको जो है वो ज़रूरत पड़ सकती है। 30 से 35 या 40 दिन पे एक सिंचाई आपको जो है वो करनी चाहिए और एक जब फली आ जाए उसके बाद जो है एक आप सिंचाई जो है उस समय आपको एक करनी पड़ेगी। इसके अलावा आप जो है खरपतवार या उसके लिए तो बता ही दिया है, रोग का भी जो है विशेष आप जो है वो ध्यान रखेंगे। कहीं आपकी फसल में इस में जो है कुछ रोग की भी जो है हो सकता है, जैसे एक मोजैक होता है जिसमें पत्तियां पीली पीली हो जाती हैं, तो उस अगर जो वो वायरस की वजह से होता है, अगर जो वो रोग आपके खेत में आ गया है या इसी समय पे वो आता है, तो उसके लिए आप सबसे पहले जो है वो जल निकास का पर्याप्त जो है वो व्यवस्था रखें और एक डाइमेथोएट नामक दवाई का जो है आप छिड़काव कर दें। वो 1 लीटर प्रति हेक्टेयर के हिसाब से जो है वो आप अपनी फसल में 500 से 600 लीटर पानी में घोल बना के वो छिड़काव कर दें, तो इससे जो है समस्या का जो है समाधान आपको मिल जाएगा। जी डॉक्टर विशाल जी, आप फिर से रुक करूंगा मैं और आपसे जानना चाहता हूं कि हम देखते हैं कुछ किसानों की समस्या रहती है और कई बार ऐसा भी होता है कि देर से बुआई करने पे उपज कम होती है। इसका कोई समाधान है कि देर से उपज करने के बाद भी किस तरीके से मैनेज किया जाए कि उपज में कमी ना देखने को मिले? देखिए, जो समय से जो बुआई है वो तो एक बेहतरीन विकल्प या अच्छा विकल्प होता ही है। अगर आप फसल को देर से बुआई करेंगे
तो निश्चित रूप से आपकी फसल की पैदावार वो कम होनी ही होनी है। तो हम बार बार कहते हैं, यही कहते हैं कि आपको उपयुक्त समय पे समय से जो है वो बुआई करनी चाहिए। और देखा गया है कि अगर जो आप पछेती बुआई करते हैं, समय से नहीं करते हैं, तो आपकी उपज में भारी कमी 20 से 25% तक, 50% तक भी जो है आपकी फसल में पैदावार में जो है भारी वो कमी आ सकती है। अगर लेकिन आपने जैसे बताया कि अगर पछेती किसी को मजबूरी है उसने करनी ही है या उसने पछेती बुआई कर दी है, तो जो हमारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, पोषक तत्वों का विशेष ध्यान रखना है कि पोषक तत्व पर्याप्त मात्रा में हमने अपनी फसल को देने हैं। जैसे उड़द और मूंग की मैं बात करूं तो चूंकि ये दलहनी फसलें हैं, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण ये करती हैं, अवशोषित करती हैं, लेकिन उसके बावजूद भी 15 से 20 किलोग्राम नाइट्रोजन जो है उसको देने की आवश्यकता होती है। इसके अलावा जो है फास्फोरस और पोटेशियम, ये दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण हैं दलहनी फसलों के लिए। हमारे किसान भाई जो है वो ज़्यादातर फास्फोरस और पोटेशियम का यूज नहीं करते हैं, प्रयोग नहीं करते हैं, तो लेकिन हमको करना चाहिए। लगभग 40 से 50 किलोग्राम फास्फोरस, 40 किलोग्राम पोटास और इसके अलावा लगभग 20 किलोग्राम सल्फर की मात्रा जो है हमको अपनी फसल में, दलहनी फसलों में देनी चाहिए। इसके अलावा जो है सिंचाई का जो है प्रबंध करना चाहिए और इसके अलावा कुछ प्लांट हार्मोन्स का जो है इस्तेमाल करके हम अपनी फसल की पैदावार जो है ले सकते हैं, जिसके लिए हम जिब्रेलिक एसिड है, इंडोल एसिटिक एसिड होता है, इसका जो है घोल बना के 2 से 3% का घोल बना के हम अपनी फसल में छिड़काव कर सकते हैं, तो उसकी फसल की पैदावार अच्छी होगी और बढ़वार अच्छी होती है। जी, चलो डॉक्टर वसीम रजा जी का रुख कर लेते हैं एक बार फिर से और सेब को लेकर कुछ और महत्वपूर्ण जानकारी जान लेते हैं। डॉक्टर वसीम जी, हम आपसे आखिरी में जानना चाहते हैं, थोड़ा कम शब्दों में क्योंकि समय समाप्ति की ओर बढ़ रहा है, फल की तुड़ाई करते समय किन बातों का ध्यान रखें? जैसे आपने कलर बताया, साइज बताया, तो कब कैसे पहचानें कि फल अब तुड़ाई के लिए बिल्कुल तैयार है? देखिए, डेज आफ्टर ब्लूमिंग सबसे अच्छा क्राइटेरिया है। जैसे अर्ली वैरायटी का डेज आफ्टर ब्लूमिंग जो है 120 से 140 दिन तक होता है, और जो लेट वैरायटीज या मिड लेट है उनका 180 से 220 तक होता है। इसी तरह जो लेट वैरायटी होती है तो उनका उससे ज़्यादा होता है, 220, 240, 250 तक भी होता है। तो वो एक क्राइटेरिया है। दूसरा है कलर और TSS, ठीक है, और फॉर्मनेस। अगर हमारा कलर डेवलप हो गया, शेप डेवलप हो गई, प्रॉपर शेप है, प्रॉपर कलर है, प्रॉपर साइज है, और हमारे जो फल का है वो TSS प्रॉपर है, 12-13 है, 12 है, तो हम उसको जो है हार्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन दो तीन चीज़ों का ख्याल रखना पड़ेगा, क्योंकि एक तो हम अगर इनमेच्योर फ्रूट को हार्वेस्ट करेंगे वो जो है उसका जो शेल्फ लाइफ है वो खत्म हो जाती है। इसी तरह अगर हम ओवर मैच्योर फ्रूट को हार्वेस्ट करेंगे तो उसको भी हम ज़्यादा दूर ट्रांसपोर्ट नहीं कर पाएंगे। तो हमें जब हम हार्वेस्ट करेंगे तो इन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा कि हम लोग कौन से मार्केट के लिए कर रहे हैं। तो जो अर्ली मिड वैरायटी होती है वो ज़्यादा लोकल मार्केट में कंज्यूम होती है, तो उनको प्रॉपर जो है हार्वेस्टिंग स्टेज पे हार्वेस्ट किया जाता है। तो इस चीज़ का ध्यान हमें रखना पड़ेगा कि इनको जो है प्रॉपर, तो हर एक वैरायटी का एक पर्टिकुलर कलर डेवलपमेंट होता है, जिससे हम जो है उसके जो है मैच्योरिटी का अंदाजा जो एक्सपोर्ट होगा, जो बाग वाले होते हैं उनको पता चल जाता है। लेकिन इसके अलावा भी हम जो मैंने पहले ही बोला डेज ऑफ ब्लूम जो एक साइंटिफिक टर्म है, उसमें जो है उसको वो एक प्रॉपर स्टेज है। लेकिन वो कभी कभी एक हफ्ता क्योंकि हर साल मौसम एक जैसा नहीं रहता है, कभी गर्मी ज़्यादा हो जाती है। डॉक्टर वसीम जी, समय की सीमा की वजह से मैं आपको और समय नहीं दे पाऊंगा, इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूं। लेकिन जो बातें आपने बताई हैं, हम यही अपने दर्शकों से कहेंगे कि इन बातों का विशेष रूप से किसान भाई ध्यान रखें जो सेब के बाग लगाना चाहते हैं। और इसके साथ ही मैं आपसे ये भी कहना चाहता हूँ कि जो आपने कीमती समय निकालकर तमाम महत्वपूर्ण बातें आपने सेब के बागों को लेकर साझा की, उसके लिए आपका बहुत शुक्रिया। हमारे साथ जुड़ने के लिए सर आपका बहुत शुक्रिया डॉक्टर वसीम रजा जी। थैंक यू जी। तो सेब के बागों की देखभाल करना चाहते हैं तो आप इस तरीके से अपनी फसलों की देखभाल कर सकते हैं। साथ ही एक दर्शक हैं जो फोन लाइन के जरिए हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रमोद दीक्षित जी हैं उत्तर प्रदेश से। प्रमोद जी, अपना सवाल पूछिए। हेलो जी प्रमोद जी, आपका स्वागत है, अपना सवाल पूछिए। हाँ, ये हम जानना चाह रहे थे, पूर्वी उत्तर प्रदेश में अगर गर्मियों के साथ मूंग लगाया जाए तो कब लगाया जाए, कौन सी वैरायटी अच्छी है?
जी प्रमोद जी, आपके सवाल का जवाब दे दिया जाता है। डॉक्टर विशाल जी, मैं आपसे आग्रह करूंगा कि थोड़े से कम शब्दों में इनके सवाल का जवाब दे दिया जाए। जी, गन्ने के साथ जो है हम मूंग या उड़द दोनों की खेती कर सकते हैं। तो गन्ना हमारे यहाँ या उत्तर प्रदेश में 2 समय में लगाया जाता है, एक ओटम में लगाया जाता है और एक बसंत ऋतु में लगाया जा सकता है। तो दोनों में ही हम उड़द और मूंग की जो अंत्य फसल की जो खेती कर सकते हैं। तो 2 जो गन्ने की पंक्तियाँ उसके बीच जो है हम लगभग 2 से 3 जो पंक्तियाँ हैं वो मूंग की या उड़द की डाल सकते हैं। और समय की अगर जो मैं बात करूं तो अगर हम ओटम में अपना गन्ना ले रहे हैं तो उसके लिए हम जो अक्टूबर या नवंबर में जो प्रथम पखवाड़ा होता है उसमें बुआई करें, या अगर हम उसके फरवरी या मार्च में हम अपने गन्ने की फसल ले रहे हैं तो उसमें जो है उस समय पे हम अपनी जो मूंग की या उड़द की अंतर फसल की खेती कर सकते हैं। प्रजातियों की जैसे बात करें तो जैसे पंत मूंग 9, 30, 31 ये अच्छी प्रजातियां हैं। एक सम्राट है, विराट है, ये मूंग की अच्छी प्रजातियां हैं। इसके अलावा अगर जो उड़द की बात करूं तो आपके क्षेत्र के लिए आज़ाद उड़द 1, आज़ाद उड़द 2 और जो हमारा नरेंद्र उड़द 1, ये एक प्रमुख जो है प्रजातियां, अच्छी प्रजाति जो अपने गन्ने के साथ अंत्य फसल में आप ले सकते हैं। जी डॉक्टर विशाल त्यागी जी, आपने इनकी समस्या का समाधान किया, इसके लिए आपका बहुत शुक्रिया। और समय निकाल कर आप स्टूडियो में पहुंचे, हमारे किसान भाइयों के लिए महत्वपूर्ण जानकारी आपने साझा की और हम उम्मीद करेंगे कि इन जानकारियों का किसान भाई सही तरीके से लाभ उठाएंगे। समय निकाल कर आप आने के लिए आपका बहुत शुक्रिया सर। तो आज के हेलो किसान कार्यक्रम में हमने जानने की कोशिश की कि सेब के बागों का रखरखाव कैसे करना चाहिए और साथ ही उड़द मूंग की खेती को लेकर किन बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए। आप जान लेते हैं कि अगले ऐसे कौन से विषय हैं जिस पर हम चर्चा करेंगे हेलो किसान कार्यक्रम में। अगले अंक में कौन से ऐसे विषय रहेंगे जिसके जरिए आप उन विषय से जुड़े हुए आपके कोई सवाल तो आप पूछ सकते हैं। खरीफ फसलों में खरपतवार नियंत्रण कितना महत्वपूर्ण है, कैसे करना चाहिए, इस बात पर हम बात करेंगे। साथ ही जो दूसरा विषय रहेगा वो रहेगा अनानास की खेती को लेकर क्या कुछ खास बातें हैं जिसको जरिए आप बेहतर खेती कर सकते हैं, बेहतर उत्पादन ले सकते हैं। इन दोनों विषय से जुड़े हुए आपके कोई भी सवाल हैं, कोई भी सुझाव है तो आप हमारी ईमेल आईडी के जरिए हम तक पहुंचा सकते हैं। आप हमारी ईमेल आईडी नोट कर लीजिए, hellokisan2015@gmail.com। आपके सुझाव और आपके सलाहों का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। इसके अलावा आप हमारे किसान कॉल सेंटर पर भी अपने सवाल दर्ज करा सकते हैं। आप किसान कॉल सेंटर का नंबर नोट कर लीजिए 1800-113060, जो कि सोमवार से शनिवार सुबह 6 बजे से रात के 10 बजे तक खुला रहता है। इसके अलावा आप हेलो किसान कार्यक्रम को डीडी किसान के यूट्यूब चैनल पर भी देख सकते हैं। करना बस आपको इतना है, टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है QR कोड को स्कैन करना और सीधा आप डीडी किसान के यूट्यूब चैनल पर पहुंच जाएंगे। हेलो किसान कार्यक्रम को कहीं भी किसी वक्त बैठकर आप देख सकते हैं। इसके साथ ही आज के हेलो किसान कार्यक्रम में बस इतना ही। फिर से हाजिर होंगे नए विषय के साथ, नए मेहमानों के साथ। आप बने रहें, सीखते रहें, आगे बढ़ते रहें और हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।